So, hi everyone, and a very good evening to all of you, and welcome back once again to another session of PMI analysis, where we are going to do the PMI analysis, that is the pre, mains, and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. And doing PMI analysis, guys, is of utmost important because बिना PMI analysis करे article पढ़ना किसी काम का नहीं है. It is completely useless. All right, so let's begin with the session and let me show you how you can do the PMI analysis. Okay, so let's talk about the very first article from today's newspaper and हम start as usually editorial से करेंगे and then we will move to other important articles जो कि हमारे exam point of view से important है. सारे articles मैं नहीं discuss करता because that is completely a waste of time for you and me as well. ठीक है. So this article is talking about a war that is shrinking India's geopolitical options. मतलब अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि देखो जब ये वॉर शुरू हुई थी, वॉर का मतलब यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर की बात चल रही है. जब ये वॉर शुरू हुई थी तो उस टाइम इंडिया क्योंकि बैलेंस स्टैंड लेके चल रहा है आज भी, तो इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे. वेस्ट के द्वार भी खुले थे और रशिया के तो खुले ही थे और उसकी वजह से चाइना के ऊपर भी कंट्रोल था. लेकिन अब जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे रशिया जो है वो कमजोर होता जा रहा है, उसकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बिगड़ रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी सी बिगड़ रही है. ठीक है, जो जियोपॉलिटिकली सिचुएशन जो उसकी स्ट्रेंथन थी वो अब काफी ज्यादा वीक हो चुकी है और जियो इकोनॉमिक सिचुएशन में भी उसके ऊपर काफी बड़ा डेंट लगा है. तो इन सभी सिचुएशंस के बाद अब ऐसा देखा जा रहा है कि इंडिया के पास जो जियोपॉलिटिकल ऑप्शंस हैं वो कम होते जा रहे हैं. ठीक है, तो चलो बात करते हैं डिटेल में क्या क्या चीजें इस आर्टिकल में मेंशन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑप्शंस आर नाउ डिमिनिशिंग. व्हाई द ऑप्शंस आर नाउ डिमिनिशिंग, क्या रीजन है इसके पीछे. अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जब शुरुआत हुई थी इस लड़ाई की तो बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स दिल्ली आए थे, इंडिया आए थे. उन्होंने हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है या इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ मुलाकात करी, उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करी कि यू हैव टू टेक अ स्टैंड, आइदर गो विद रशिया और गो विद यूक्रेन. ठीक है, बट अगेन दिल्ली का हमेशा से यही रहा, इंडिया हमारे देश का हमेशा से स्टैंड रहा कि हम नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे और हम किसी की भी तरफ नहीं है. हमारा न्यूट्रल स्टैंड है, हम दोनों की तरफ है और हम किसी की भी तरफ नहीं है. ये इनका स्टैंड रहा है शुरू से लेकर आज तक. तो शुरू में तो इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे क्योंकि यूएसए भी ब्लंटली इंडिया को उस समय आंख नहीं दिखा सकता था और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, हमने डिस्कस भी किए थे. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इजराइल की जो कि नेटो का एली है, उसने खुद S-400 डिफेंस सिस्टम जो रशिया का है वो रशिया से खरीदा हुआ है. तो जब आपके खुद की एलाइज ही आपके नहीं है तो आप हमें आंख कैसे दिखा रहे हो. नंबर वन. नंबर टू, रशिया की क्योंकि स्ट्रेंथन पोजीशन है तो इंडिया को रशिया से भी फायदा मिल रहा था क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल मिल रहा था. ठीक है ना, तो बेसिकली पहले जो सिचुएशन था वो काफी अच्छा था इंडिया के लिए. बट अब धीरे धीरे जो है वो सिचुएशन जो ऑप्शन है इंडिया के पास वो कम होते जा रहे हैं ड्यू टू 3 रीजन. उसके पीछे 3 रीजन डिस्कस किए हैं इस आर्टिकल में. नंबर वन, और काफी इंपॉर्टेंट रीजन है मुझे लगता है, नंबर वन इज रशिया एज अ की स्ट्रेटेजिक पार्टनर इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू इंडिया. इसका मतलब ये है कि अब देखो रशिया की जो खुद की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो खराब हो रही है. ठीक है, अब नाउ इंडिया जितना डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, अब रशिया उससे ज्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है इंडिया के ऊपर क्योंकि उसके डिस्काउंटेड ऑयल कौन खरीद रहा है इस समय, सिर्फ इंडिया. ठीक है ना, या एक दो कंट्रीज और होंगे जो खरीद रहे हैं, बट सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन खरीद रहा है, इंडिया. उसके वेपन्स कौन खरीदेगा आने वाले टाइम में, इंडिया. तो जितनी जरूरत इंडिया को रशिया की थी अब उससे ज्यादा जरूरत रशिया को इंडिया की पड़ गई है और इसीलिए रशिया एज अ की स्ट्रेटेजिक पार्टनर इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू इंडिया. नंबर वन रीजन इज दिस. नंबर टू, रशियाज सडन एब्सेंस फ्रॉम द एशियन बैलेंस ऑफ पावर. अब देखो जो रशिया का एब्सेंस हो गया है फ्रॉम द एशियन बैलेंस ऑफ पावर. अब पहले क्या था कि क्योंकि इंडिया और रशिया के अच्छे टाइज हैं, इंडिया और रशिया के अच्छे टाइज हैं और रशिया और चाइना के अच्छे टाइज हैं, तो अब होता ये था कि दोस्त का दोस्त दोस्त वाली बात है. ठीक है, तो क्योंकि इंडिया रशिया में अच्छे रिलेशन है, रशिया चाइना में अच्छे रिलेशन है, तो पहले क्या था कि रशिया का इन्फ्लुएंस था. ठीक है, क्योंकि वो चाइना को ये बोल सकता था कि अगर आप जो LAC के ऊपर बदतमीजी कर रहे हो प्लीज मत करो. ठीक है, एटलीस्ट वो बोल सकता था. पर अब क्योंकि रशिया की खुद की हालत ढीली है तो वो कैसे चाइना के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा. तो इससे मतलब इसकी वजह से क्या होगा कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इन द एशियन वर्ल्ड वो इंक्रीज होगा जो कि इंडिया के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन है. ठीक है, नंबर टू. नंबर थ्री, गिवन दैट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स वेस्टर्न पार्टनर्स आर मोर इंटरेस्टेड ऑन द यूक्रेन थिएटर टुडे, देयर फोकस ऑन चाइना इज ऑलरेडी टेकिंग अ हिट. मतलब अब जो यूएसए है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनका फोकस जो है वो पूरा का पूरा इस समय यूक्रेन वॉर के ऊपर है.
ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, अभी हमने कल ही पढ़ा था कि फिनलैंड जो है नेटो में शामिल होगा, और आज स्वीडन ने भी न्यूज़पेपर में आया है, आज के न्यूज़पेपर में, कि स्वीडन ने भी फॉर्मली अनाउंस कर दिया है कि वो भी नेटो में शामिल होगा। तो अब इससे हो ये रहा है कि जो यूएसए है उसका फोकस चाइना की तरफ अभी ज्यादा नहीं है, और इससे होगा क्या, इससे नुकसान होगा इंडिया को, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होगा। सो दीज आर द 3 रीजंस बिकॉज ऑफ विच वी कैन से दैट इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो, इंडिया के पास जो ऑप्शंस हैं वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, आई होप द रीजंस आर क्लियर। नाउ बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, जो चाइना का जो चैलेंज है इंडिया के सामने, वो धीरे धीरे और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज फॉर श्योर द चाइना चैलेंज इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द यूक्रेन वॉर पर से, बट इट हैज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द चाइना कॉन्ड्रम फॉर इंडिया। ठीक है, देखो यूक्रेन की वॉर से पहले भी चाइना का इशू था, लेकिन अभी क्या है, हमने समझा अभी अभी उन 3 रीजन से कि क्योंकि चाइना, रशिया का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है चाइना के ऊपर, और यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड इधर की तरफ अभी ध्यान नहीं दे रही है, तो जिसकी वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और इंडिया के सामने जो ग्रोइंग चैलेंज है वो चाइना का, वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। अब इंडिया इस समय क्या कर सकता है? इंडिया के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, इंडिया जो रशिया और चाइना के टाइज हैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, और इंडिया रशिया को ये बोल सकता है कि आप चाइना को बोलिए कि अपने जो एलएसी के ऊपर जो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है उसको बंद करे। पर रशिया ऐसा क्यों करेगा और चाइना उसकी क्यों सुनेगा? रशिया ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि अगर इंडिया ने वेस्टर्न वर्ल्ड को सपोर्ट कर दिया तो रशिया की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा समझो ध्यान से। दिस वुड it would make sense for Moscow to request Beijing not to activate the LAC while the Ukraine war is still on, because this would invariably hurt Russian interest. क्यों? क्योंकि अगर इंडिया ने रशिया का साथ छोड़ दिया, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ वो मुड़ गया, तो रशिया का जो आज इतना सारा वेपन्स हम खरीद रहे हैं या जो भी और डील्स हैं, मिलिट्री डील्स, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए रशिया ऐसा करेगा, और इंडिया को इस बात का फायदा उठाना चाहिए। Consider this: if the Chinese side, taking advantage of the Ukraine distraction, heats up the LAC, India would have to turn to the West and the US. ठीक है ना, समझ गए? तो देखो, इंडिया को इसका फायदा उठाना चाहिए। इस, अगर मैं इस प्रॉपर स्लाइड को समराइज करूं, इस स्लाइड को, तो इसमें क्या मेंशन्ड है? नंबर 1, इंडिया को फायदा उठाना चाहिए ऑफ द रशिया चाइना टाइज। ठीक है, कैसे फायदा उठाएगा इंडिया? रशिया से वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो चाइना से रिक्वेस्ट करे कि एलएसी के ऊपर जो भी टेंशन है उसको खत्म किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, अगर रशिया ऐसा नहीं करता है तो इंडिया का जो रुख है वो यूएस की तरफ बढ़ जाएगा, जिससे कि नुकसान किसको होगा? रशिया और चाइना को, दोनों होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम यह है कि चाइना तब इस रिक्वेस्ट को मानेगा जब उसको अश्योरेंस मिलेगी कि भाई जो आप साउथ चाइना सी में या फिर क्वाड के साथ मिलके जो इंडिया चाइना को आंख दिखा रहा है वो आंख दिखानी बंद करे। बेसिकली बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है अभी सारे देशों के लिए। तो इफ चाइना वर टू स्टेबलाइज द एलएसी एट द नजिंग ऑफ रशिया, it would definitely expect India to go slow on the Indo-Pacific, something which India cannot afford to do. ठीक है, जो कि इंडिया भी नहीं कर सकता। अगर वो इंडो पैसिफिक में यूएस का साथ नहीं देगा या जापान का साथ नहीं देगा, इसका मतलब डायरेक्टली होगा कि हम यूएसए और जापान के साथ अपने रिलेशंस खराब कर रहे हैं, वो भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली बहुत फंसी हुई सिचुएशन है। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या होगा। और फंसी हुई सिचुएशन इज नॉट ओनली फॉर रशिया, इट इज ऑल्सो फॉर इंडिया। ठीक है, क्योंकि अगर रशिया चाइना को रिक्वेस्ट नहीं करेगा तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। अगर रशिया चाइना को रिक्वेस्ट करता है टू स्टॉप इट्स एक्टिविटीज ऑन एलएसी, तो चाइना एक्सपेक्ट करेगा कि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में जो यूएसए के साथ मिलके चाइना को आंख दिखा रहा है वो बंद करे। वो इंडिया नहीं कर सकता, राइट। और अगर रशिया ने चाइना को रिक्वेस्ट नहीं किया टू स्टॉप इट्स एक्टिविटीज ऑन एलएसी, तो इंडिया यूएसए के साथ शामिल हो जाएगा, और वो रशिया के लिए बहुत खराब है। तो काफी एक मेज बन चुका है, और देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। हाँ, इसमें इस आर्टिकल में कश्मीर से रिलेटेड भी एक चीज मेंशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, काफी टाइम से, लगभग 1 साल हो गया है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी एलओसी है वहाँ पे काफी शांति बनी हुई है, और उसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है एक तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, नंबर 1। नंबर 2, अब पाकिस्तान जो है वो दूसरे वेंचर ढूंढ रहा है आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट बनी है, तालिबान ने ओवरटेक किया है, उसके बाद से पाकिस्तान का जो ध्यान है पूरा का पूरा अफगानिस्तान के ऊपर है। और वहां से अब इंडिया ने भी अपने आप को बैकआउट कर लिया है पूरी तरीके से, तो वहां पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टसल होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो दैट इज वाई कश्मीर के पास अभी थोड़ी बहुत शांति है।
तो आई होप गाइस दिस आर्टिकल इज क्लियर एंड काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। प्री के लिए तो इट इज नॉट रेलेवेंट, प्री के लिए इट इज नॉट रेलेवेंट, बट फॉर मेंस एंड इंटरव्यू ब्यूटीफुल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड सॉरी, for mains it is important in GS2 international relation, and the question can be like this: the Ukraine war has limited the options available for New Delhi as far as its balancing act is concerned, discuss in the light of growing Chinese influence in the region। तो जो हमने डिस्कशन करी है, जो 3 रीजन हमने डिस्कस किए थे बिकॉज ड्यू टू विच द बैलेंसिंग एक्ट इज बीइंग डिस्टर्ब, जो हमारे इंडिया का जो बैलेंसिंग स्टैंड है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो 3 रीजन आप मेंशन कर देंगे। एंड वाई चाइनीज इन्फ्लुएंस इज ग्रोइंग इन द रीजन, वो भी हमने डिस्कस किया, तो वो सारी चीजें हम इसमें मेंशन कर देंगे एज इट इज। एंड इंटरव्यू में भी दे कैन आस्क यू हाउ डज यूक्रेन वॉर इम्पैक्टेड इंडियाज बैलेंसिंग स्टैंड, जो इंडिया का यूक्रेन वॉर है उसके सॉरी जो रशिया यूक्रेन का वॉर है उसकी वजह से जो इंडिया का बैलेंसिंग स्टैंड है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है। तो पहले तो अच्छा चल रहा था जब लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन अब जो है इंडिया के पास ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। ऑलराइट, so I hope guys this article is clear, and now this next article is talking about the privatization of technical higher education, the privatization of technical higher education and a huge gap between the demand and supply in the technical higher education। ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो रिमेंबर द टेक्निकल हायर एजुकेशन जो था हमारे देश में वो बढ़ना शुरू हुआ था व्हेन द AICTE वाज एस्टैब्लिश, और जब उसने अपने प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट करा तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने उसके बाद से हमारे देश में जो टेक्निकल हायर एजुकेशन था जो उसकी ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, इन द ड्यूरिंग द 3 डेकेड्स ऑफ 1961 टू 1991 जो नंबर ऑफ टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे वो इंक्रीज हुए लगभग 5 टाइम्स, फ्रॉम 53 टू 271। ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 5 टाइम्स। ठीक है, और इसी पीरियड में 61 से 91 के समय जो एनरोलमेंट था वो भी बढ़ा, फ्रॉम 0.37 लाख टू 2.16 लाख। ठीक है, 6 टाइम्स एनरोलमेंट बढ़ी, और ये सारी जो चीजें हो रही थी, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो ऐड हुए और जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट हुए, ऑल दीज थिंग्स वर डन इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ये सारी की चीजें, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन क्या थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे। लेकिन जो अभी पिछले वाले 3 डेकेड्स गए हैं, दैट इज फ्रॉम 1991 टू 2020, इंस्टीट्यूशंस के नंबर फिर अगेन बढ़े हैं और 40 टाइम्स बढ़े हैं। 40 टाइम्स, यू कैन सी कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है पिछले 30 सालों में, 40 टाइम्स बढ़े हैं। और जो इनटेक कैपेसिटी है वो भी कितना बढ़ गया है, 15 टाइम। लेकिन पहले वाले 3 डेकेड्स यानी कि 61 से 91 और 91 से 2020, इसमें डिफरेंस इस बात का है कि पहले जो नंबर ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज हुए थे, ऑल दोज वर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, बट इन दीज 3 डेकेड्स most of the institutions which were formed were from the private institution, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या थे, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन थे। एंड अगर हम बात करें डिमांड की, ठीक है, तो जो डिमांड है वो लगभग 20 लाख सीट्स की है, लेकिन सप्लाई कितनी है, अराउंड 32.85, यानी अराउंड 33 लाख की सप्लाई है, जो जबकि डिमांड कितनी है, 20 लाख की। तो यू कैन सी जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, ओवरऑल स्टूडेंट्स की डिमांड है टू गो इनटू द टेक्निकल हायर एजुकेशन, उसका नंबर है 20 लाख, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है वो है 33 लाख। So you can see that there is a huge gap between the demand and supply, and a large number of technical institutions because of this have been saddled with sunk cost due to their inability to fill their sanctioned seat। अब क्या होगा, देखो भाई, अब एक बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है, उसके अंदर टीचर मान लेते हैं कि एक क्लास के अंदर 50 लोगों की स्ट्रेंथ है, ठीक है, इन 50 लोगों की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ आई 25 की, तो इन 25 को पढ़ाने के लिए भी उतना ही खर्चा आएगा जितना कि 50 को पढ़ाने के लिए चाहिए, लेकिन 50 की ऑफकोर्स जो रिटर्न मिलता इंस्टीट्यूशन को वो ज़्यादा होता। तो इसीलिए ये जो जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, इनका जो लॉस है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, एंड वी कैन सी अ लॉट नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर बीइंग शट डाउन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट टीचर रेशियो की अगर हम बात करें तो AICTE ने एक रेशियो प्रिस्क्राइब किया है स्टूडेंट टीचर रेशियो का, रेंजिंग फ्रॉम 7.5 टू 20, लेकिन जो ये हमारे टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, इनमें जो STR है, इट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 5.5 इन 2012-13
to 3 in 2020-21। तो 7.5 से जो मिनिमम रेंज है उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है ना। अब देखो इससे अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई जो लोअर स्टूडेंट टीचर रेशियो है उससे तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कम स्टूडेंट है और टीचर ज़्यादा है, या यूँ कह सकते हो कि एक टीचर को कम स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ रहा है, दैट मीन्स द टीचर कैन फोकस ऑन द क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। A lower STR could mean better quality, but in their case, this only means higher cost, adversely impinging on their economic sustainability। क्योंकि अब देखो यार, स्टूडेंट अगर कम होंगे तो पैसा भी तो कम आएगा, तो अगर पैसा कम आएगा तो मोटिवेशन नहीं मिलेगी पढ़ाने की, मोटिवेशन नहीं मिलेगी पढ़ाने की तो वो जॉब छोड़ेंगे अपनी। तो बेसिकली यहाँ पे वो जो स्टूडेंट टीचर रेशियो वाला जो ये वाला फैक्ट है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो कम होने से क्वालिटी बढ़ेगी, वो फिट नहीं बैठता है, ठीक है ना। अब मान लो कि अगर कोई दूसरा टिपिकल मार्केट फ्रेमवर्क के हिसाब से हम बात करें, कोई दूसरा बिजनेस होता, तो वहां पे क्या होता है कि अगर अब डिमांड ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो चीज़ों को एडजस्ट किया जा सकता था। बट इन केस ऑफ हायर टेक्निकल हायर एजुकेशन सेक्टर, और यू कैन से इन दी ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर, दिस कैन नॉट बी डन, है ना। तो सच बिजनेसेस वुड आइदर इंप्रूव देयर क्वालिटी और स्लैश देयर प्राइसेस टू सर्वाइव, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ इसमें एक वेम्बलन इफेक्ट की बात की है। वेम्बलन इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज एक्सपेंसिव इज परसीव्ड टू बी एक्सीलेंट, व्हाट इज एक्सपेंसिव इज परसीव्ड टू बी एक्सीलेंट, ये होता है वेम्बलन इफेक्ट। और यही यहाँ पे भी टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एप्लीकेबल हो रहा है। कैसे? ये जितने भी प्राइवेट टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका ये मानना है कि जैसे अगर हम फीस बढ़ा देंगे तो जो हमारी ब्रांडिंग है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फीस बढ़ाने से ब्रांडिंग अच्छी हो जाएगी, वही वेम्बलन इफेक्ट। व्हाट इज एक्सपेंसिव इज परसीव्ड टू बी एक्सीलेंट, मतलब लोगों को ये लगेगा कि यस इस कॉलेज की फीस ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होगी, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है ना। तो आई होप गाइज दिस आर्टिकल इज क्लियर। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि जो हमारा हायर एजुकेशन है टेक्निकल साइड वाला, वो कितने चैलेंजेस से गुजर रहा है और क्या क्या चीज़ें उसको इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। एंड नाउ अगर हम PMI एनालिसिस की बात करें तो फॉर प्री एंड इंटरव्यू इट इज नॉट रेलेवेंट, दे विल डेफिनेटली नॉट आस्क एनी क्वेश्चन इन प्री एंड इंटरव्यू, बट मेंस में क्योंकि ये एजुकेशन सोशल इश्यूज में आता है GS2 में, तो क्वेश्चन बन सकता है। The AICTE should place the safeguarding of students' interest before commercialization of education, discussed in the light of growing privatization in the टेक्निकल एजुकेशन। अब प्राइवेटाइजेशन बढ़ने के भी बहुत सारे रीजन है, गवर्नमेंट के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो टेक्निकल हायर एजुकेशन बना सके, ठीक है। ऑलरेडी IITs NITs IISc हैं, लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज अ नीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशंस एज वेल, एंड दैट कैन ओनली बी फुलफिल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। So I hope this is clear, and now let's talk about third article, focusing on public health engineering. Now this is again very important article. अब ये आर्टिकल जो बात कर रहा है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करता है, ठीक है, कि हमारे देश में कैसे वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा खराब है। और इसमें बताया है कि एक हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एक नया कैडर बना सकते हैं जिसमें हम इंजीनियर्स क्रिएट कर सकते हैं इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्पेशल कैडर एक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इस आर्टिकल की, क्या क्या चीज़ें मेंशन है इसके अंदर। So first of all, it gives us the data regarding the issue of waste water. So around 80% of wastewater flows back into the ecosystem globally as per the United Nations. About 70% of sewage is discharged untreated into India's water bodies, India's water bodies, due to the lack of cost-effective, sustainable, disruptive water management solution. क्योंकि हमारे देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, तो अराउंड 70% ऑफ सीवेज वाटर जो है वो अनट्रीटेड चला जाता है इनटू इंडियाज वाटर बॉडीज, ठीक है। 21% of diseases are caused by contaminated water as per the report from the World Bank, and as per the Startup India, 1 in 5 children die before their 5th birthday because of poor sanitation and hygiene conditions. So you can see public health is a major issue in front of all of us. हमारे सबके सामने जो पब्लिक हेल्थ है, स्पेशली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वो काफ़ी बड़ा इशू है, ठीक है। वेस्ट वाटर कह लो या फिर कंटामिनेटेड वाटर कह लो, दोनों ही काफ़ी बड़ा इशू है हमारे सामने, ठीक है। नाउ कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं? सो देयर इज अ नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड कैडर ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स हु कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सैनिटेशन इंजीनियर्स और एनवायरमेंट इंजीनियर्स, ठीक है। हमारे पास एक स्पेशल कैडर होने की ज़रूरत है जो कि प्रॉपरली डिज़ाइन करें, इम्प्लीमेंट करें द
हमारे देश का जो वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है उसको, ठीक है ना, एंड हाउ in detail if I talk about how these public health engineers will contribute in the wastewater management. So you can see here they can offer a wide range of opportunities for development of advanced wastewater treatment system, understanding complex quality and monitoring processes, designing and managing the septic tank systems, supplying good quality water in adequate quantities, maintaining hygiene and access to water, and ensuring that water supply is sustainable. So all these things, इसके अलावा भी और कई चीजें हो सकती हैं. All these things can be contributed by these public health engineers if there will be a special cadre for them. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, तो व्हाट आर द इश्यूज. अभी तक अगर हम बात करें कि अभी तक हमारे पास पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स क्यों नहीं है, क्या रीजन है उसके पीछे. तो नंबर वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स which are focused on teaching, training and capacity building for this special cadre. इस तरीके के स्पेशल कैडर से रिलेटेड हमारे पास किसी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई टीचिंग एबिलिटीज नहीं है, कोई कैपेबिलिटीज नहीं है. ठीक है. अदर देन दिस both as profession and practice, both engineering and public health, जो इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ है एज अ प्रोफेशन एंड इन प्रैक्टिस ऑल्सो, दोनों को अलग फील्ड माना जाता है. अगर हम दोनों को कोलैबोरेट कर देंगे ओनली देन वी कैन डिजाइन अ स्पेशल कैडर which we can call as public health engineers. All right. And most often civil engineers do not have adequate skills to address the public health. जो सिविल इंजीनियर्स हैं, अगर हम मान लो सिविल इंजीनियर्स को इस काम पे लगा दें तो उनके पास पब्लिक हेल्थ की नॉलेज नहीं है, और जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके पास ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग स्किल्स नहीं है, जो कि होगी भी क्यों भाई. अगर वो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल है तो उसके पास इंजीनियरिंग स्किल क्यों होगी, और अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो उसके पास पब्लिक हेल्थ की नॉलेज क्यों होगी. तो इसीलिए वी नीड टू कोलैबोरेट दीज टू एरियाज एंड देयरफॉर वी नीड अ स्पेशल कैडर फॉर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग. ठीक है, ताकि इस तरीके की जो चैलेंजेस है उनको टैकल किया जा सके. अब इसमें इंटरनेशनल ट्रेंड इंडिया फॉलो कर सकता है. फॉर एग्जांपल इन यूरोप की बात करें, कैंडिडेट मस्ट स्पेशलाइज्ड इन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग टू मैनेज अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. अगर यूरोप में किसी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मैनेज करना है देन that person should be a specialized person in wastewater engineering. All right. And introducing public health engineering as a 2-year structured master degree program or through diploma programs for professional working in this field must be considered. ठीक है ना. So I think the concept of public health engineer and why it is needed is clear. तो अगर इससे रिलेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन आता है या कंटामिनेटेड वाटर और हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो यू कैन गिव दिस एज अ सजेशन. ऑफ कोर्स आपको सजेशन तो देना ही पड़ेगा. तो यू कैन गिव दिस एज अ सजेशन दैट देयर इज अ नीड ऑफ स्पेशल कैडर ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स हु कैन contribute towards tackling this situation of wastewater treatment or contaminated water. All right. तो अब इसका PMI एनालिसिस कर लेते हैं. अगेन दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर प्री एंड इंटरव्यू बिकॉज ये कोई बहुत ज्यादा हॉट इशू नहीं है, बट यस क्योंकि मेंस में स्टैटिक पार्ट का ये फॉर्म बन सकता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस इन GS2 social issues. And the question can be like this: as we confront the public health challenges emerging out of environmental concerns, expanding the scope of public health or environmental engineering, science becomes pivotal. Examine. अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन है आपका कि what can be the contribution of science or environmental engineering in tackling the impact of the wastewater treatment or the contaminated water, so in that case you can give the example of public health engineers or environmental engineers. ठीक है. और जो हमने अभी डिस्कस किया है जिस सीक्वेंस में, वही उसी सीक्वेंस में आंसर लिख के आना पूरे नंबर. ठीक है जी. अब अगला जो आर्टिकल है ये भी एडिटोरियल से है, एन आई ऑन अचीविंग SDGs. अब इस आर्टिकल में थोड़ी सी उड़ीसा की तारीफ की गई है. उड़ीसा को एज अ केस स्टडी इसके अंदर दिखाया गया है. तो नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स आया था उसके हिसाब से उड़ीसा ने काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर SDG से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मेंस में तो आप यहाँ पे उड़ीसा वाला एग्जाम्पल दे सकते हो कि देखो उड़ीसा किस तरीके से बेटर परफॉर्म कर रहा है. सो ऑल द स्टेट शुड लर्न फ्रॉम उड़ीसा दैट हाउ टू परफॉर्म बेटर इन इम्प्लीमेंटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है. तो चलो सीधा उड़ीसा पे चलते हैं. तो इन द फाइनेंशियल ईयर 21 बजट द स्टेट, उड़ीसा की बात हो रही है यहाँ पे, स्टेट का मतलब यहाँ पे उड़ीसा है, इंट्रोड्यूस्ड अ क्लाइमेट बजट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ठीक है.
और किसी भी स्टेट में इस तरीके का क्लाइमेट बजट नहीं है। While highlighting the impact of climate change on various departments including forest, fisheries, disaster management and agriculture, इस बजट के अंदर इन्होंने ये भी प्रेजेंट किया था that what is the way of tracking the public expenditure for a clean climate। ठीक है, मतलब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है क्लीन क्लाइमेट के ऊपर, उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए बेसिकली डिस्कशन की गई थी। एंड ओडिशा हैज बीन वर्किंग इन द एरिया ऑफ क्लाइमेट चेंज सिंस 2010, क्योंकि उनके पास एक स्टेट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज काम कर रहा है ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा इन फाइनेंशियल ईयर 22 दे हैव कम अप विद अ सेपरेट एसडीजी बजट which is again first of its kind in India, indicating a significant development its commitment towards implementation of SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो उड़ीसा ने एक सेपरेट बजट दिया है फॉर SDG गोल्स एंड एक सेपरेट बजट दिया है फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, the SDG budget provides cross department linkages and shows the state's commitment towards implementing various SDGs, and the increased budgetary allocation towards flood management and irrigation can also be taken as an example from Odisha government that how we can effectively implement the SDG goals and complete the target by the year 2030. ठीक है, so this was all about this article. Again, it is not important for pre and interview because it is not that much hot topic। देखो इंटरव्यू में से जनरली हॉट टॉपिक होता है, या फिर अगर आपने कोई जानबूझ के उनको कोई थ्रेड दे दी तो इंपॉर्टेंट, तो फिर उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो कि आपने खुद ही जिक्र कर दिया एसडीजी का, तो यस वो पूछ सकते हैं कि बताओ इंडिया में कौन सा स्टेट है जो कि एक एज एन एग्जाम्पल हम जिसको देख सकते हैं, तो इन दैट केस आप बता सकते हो कि यस उड़ीसा को देख सकते हैं साहब। बेस में GS2 अगेन सोशल इश्यूज, क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, even with a significant improvement in many goals, India continues to be in the performer category as per Niti Aayog's SDG index. Examine the ways to improve the situation। अब वेज में तो आप सीधा सीधा उड़ीसा के एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना, जो जो उड़ीसा ने किया है वो कर सकते हैं साहब। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, आई थिंक you guys can tackle it। And now next article is regarding the repo rate in India। I will not take too much time on this article because repo rate बहुत easy topic है, so many times we have discussed it और आपने भी बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, बट यस एक ब्रीफ आइडिया हम डिस्कस कर लेते हैं रेपो रेट के बारे में क्या है। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट बेसिकली गाइस एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है जिसपे बैंक्स आरबीआई के पास सिक्योरिटी जमा करता है और उसके बदले में पैसे लेता है, एट विच इट प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक्स। ठीक है, आरबीआई पैसे दे रहा है बैंक्स को अगेंस्ट एनी कोलैटरल, और वो कोलैटरल कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है या फिर कोई भी सिक्योरिटी जिसको आरबीआई ने अलाउ किया है। ठीक है, तो ये होता है रेपो रेट। रेपो रेट इज नथिंग बट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द बैंक्स अगेंस्ट द कोलैटरल, and that collateral can be any government security or any security which is approved by the RBI। ठीक है, when banks have short term requirements for fund, तो जब बैंक्स अब रेपो रेट के थ्रू जो बैंक है वो लोन कब लेता है, जब उसके पास मान लो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है फंड की, तो वो अपने सिक्योरिटी वहां पे डिपॉजिट करके और उसके बदले में आरबीआई से पैसा ले सकते हैं, और जो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है आरबीआई को, दैट इज नोन एज व्हाट, रेपो रेट। ठीक है, नाउ व्हाई रेपो रेट इज एन इंपॉर्टेंट मॉनेटरी टूल, बिकॉज ये रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को इन द मार्केट। ठीक है, इन द इकोनॉमी ये मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, बढ़ाता है और कम भी कर सकता है, इसीलिए इट इज एन इंपॉर्टेंट मॉनेटरी टूल। कैसे करता है आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। हाउ डज इट वर्क, किस तरीके से काम करता है? देखो पहले तो एक देयर इज अ डायरेक्ट लोन प्राइसिंग रिलेशनशिप बिटवीन लोन्स एंड दी रेपो रेट। रेपो रेट बढ़ते हैं, ठीक है, रेपो रेट अगर बढ़ेंगे तो जो लोन है वो महंगा हो जाता है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, जिसको वो बैंक्स को चार्ज करता है, तो बैंक फिर अपने कस्टमर्स के लिए बढ़ा देता है। तो रेपो रेट के बढ़ने से लोन्स महंगे हो जाते हैं और कम होने से लोन्स सस्ते हो जाते हैं, पहली चीज तो ये। इसके अलावा इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ मॉनेटरी टूल बाय हेल्पिंग टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, ये लिक्विडिटी को भी कंट्रोल करता है। कैसे करता है, मैंने आपको बता दिया, जब रेपो रेट मान लो कम है, ठीक है, तो बैंक्स क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटीज को जाके जब आरबीआई के पास जमा करेंगे, क्योंकि उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाएगा। तो अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाएंगे तो ज्यादा अमाउंट में उठाएंगे,
ज्यादा अमाउंट में अगर पैसा उठाएंगे तो मार्केट में जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है, यानी कि जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, तो बैंक्स may find an incentive to sell securities back to the government in return for cash. This increases the money supply available to the general economy. And conversely, अगर उल्टा हो, मान लो रेपो रेट इंक्रीज हो जाए, तो lenders would end up thinking twice before borrowing from the central bank at the repo window, thus reducing the availability of money supply. क्योंकि अगर रेपो रेट महंगा है तो बैंक ये सोचेगा कि यार चलो अभी शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट है तो कहीं और से ट्राई करते हैं, कहीं और से ले लेते हैं, ठीक है, अगर उससे सस्ते में मिल रहा है तो। जब तक कि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बैंक नहीं जाएगा महंगे रेपो रेट पे उससे आरबीआई से उधार लेने के लिए, राइट। तो इन दैट केस जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाती है। एंड व्हाट इम्पैक्ट कैन अ रेपो रेट चेंज हैव ऑन इन्फ्लेशन? जो रेपो रेट चेंज होता है उसका इन्फ्लेशन पे क्या कोई इम्पैक्ट है? बिल्कुल है जी। अभी हम सबने पढ़ाई था कि रेपो रेट को बढ़ाया है आरबीआई ने, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? तो ये मनी सप्लाई को कम करेगा, ठीक है, ऑन दी डिमांड साइड बाय मेकिंग क्रेडिट मोर एक्सपेंसिव, क्रेडिट महंगे हो जाएंगे, सेविंग्स बढ़ जाएंगी और जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब लोन्स महंगे हो गए तो आप लोन कम लोगे, लोन कम लोगे तो मार्केट में मनी की सप्लाई कम होगी, मनी की सप्लाई कम होगी तो आप सामान कम खरीदोगे, सामान कम खरीदोगे जो प्राइसेस, जनरल प्राइस ऑफ लेवल इंक्रीज हुआ था वो वापस वहीं पे आ जाएगा। लेकिन रेपो रेट इंक्रीज का जो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे है वो तभी होता है जब इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाय द डिमांड, अगर वो डिमांड की वजह से हुई है। लेकिन अगर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है तो इन दैट केस रेपो रेट के बढ़ने से और कम होने से कुछ खास इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। और यही सिचुएशन अभी हमारे देश की है, बिकॉज अभी जो हमारे देश में इन्फ्लेशन है दैट इज नॉट ड्यू टू डिमांड, दैट इज बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि रेपो रेट का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। दे डू लिटिल टू एड्रेस द सप्लाई साइड फैक्टर्स, be it the high price of commodities such as crude oil or metals or important food items such as edible oil, ठीक है। तो याद रखना, रेपो रेट के चेंज होने से अगर डिमांड लेड इन्फ्लेशन है तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर बढ़ा रहे हैं तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्रेडिट महंगा हो जाएगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो जो डिमांड है वो अपने लेवल पे आ जाएगी। लेकिन सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन है अगर मार्केट में, तो इन दैट केस रेपो रेट के चेंज करने से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। एंड नाउ पीएमआई एनालिसिस पे आते हैं। इसमें प्री का भी एक क्वेश्चन रखा है मैंने, यस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत बार प्री में क्वेश्चन आया है रेपो रेट से, और रेपो रेट का इनफैक्ट पूरा जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। हाउएवर मेंस में GS3 इकोनॉमी में इसका काफी रोल है इस आर्टिकल का। RBI in its recent monetary policy has increased the repo rate. How will this impact the ongoing inflation? किस तरीके से ये इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा? तो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि रेपो रेट के बढ़ने से मनी सप्लाई कम है, क्रेडिट महंगे हो जाएंगे, सेविंग्स बढ़ेंगी, कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो चीज़ें अपने लेवल पे आ जाए। पर क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी में सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट की वजह से इन्फ्लेशन है, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। एंड इंटरव्यू में हाउ विल इंक्रीजिंग रेपो रेट अफेक्ट्स द इन्फ्लेशन, तो ठीक है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, आई विल नॉट रिपीट। एंड प्री में इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, which of the following is are the impact of increasing repo rate? Credit becomes expensive, yes. Consumption decreased, yes. Decreased money supply, yes. Money supply कम हो जाएगी रेपो रेट से। तो all 1, 2 and 3 are correct, ठीक है। all 1, 2 and 3 are the impact of increasing the repo rate. And now moving ahead to the next article which is about SCO terror meet, जो कि अभी कहाँ पे हो रही है? इंडिया में। SCO रैट्स की मीटिंग स्टार्ट हुई है दिल्ली में, और जितने भी 9 मेंबर्स हैं SCO के वो सभी के जो डेलीगेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्या होता है SCO रैट्स वगैरह वगैरह। SCO रैट्स इज रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, ठीक है। SCO इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स यू नो दिस। रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर इन शॉर्ट इज रैट्स। तो इट्स मीटिंग हैज बीन स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली, और बाकी सारे जितने भी मेंबर्स हैं, टोटल 9 मेंबर्स, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया ऑफ कोर्स। एंड रिमेंबर दिस मीटिंग has its significance due to existing terror network in Afghanistan, Pakistan region and due to increased narcotics smuggling, ठीक है। और remember this SCO RATS is a permanent body of this group for countering terrorism
एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, इन तीन चीजों के ऑब्जेक्टिव की वजह से ये रैट्स को बनाया गया था विद इन एससीओ। ठीक है, अब ऑफ कोर्स हमें इसको यहीं तक नहीं छोड़ना है, एससीओ की बात भी हम जरूर करेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ political, economic, security and military alliance. It is the world's largest regional organization consisting of around 40% of world's population. क्योंकि चाइना और इंडिया आ गए, रशिया आ गए, तो उसी से काफी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है। इनिशियली इट वाज शंघाई 5। ठीक है, पहले क्या था, मतलब अगर आपसे कोई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का कोई सक्सेसर पूछे तो इन दैट केस द आंसर वुड बी शंघाई 5। ठीक है, जो कि एक म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट था दैट वाज साइंड इन 1996 between 5 countries which are China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan. ठीक है, but उसके बाद in the year 2002 this SCO charter was signed and it came into force in the year 2003 and India became its member in the year 2017 along with Pakistan. Both India and Pakistan became its member in the year 2017. The SCO is governed by the heads of state council which meets once a year. तो एससीओ की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है या यूं कहो जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन है, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। ठीक है, जो कि साल में एक बार मिलती है। एंड ऑफ कोर्स रिसेंटली अभी इसका मेंबर बना है ईरान। ठीक है, पहले इसके अंदर 8 मेंबर्स थे। इन द ईयर 2021 ईरान इज नाउ अ परमानेंट मेंबर ऑफ this SCO and therefore there are 9 members which are India, Pakistan, China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Iran. Before this, Iran was an observer in SCO. And there are 3 observer states which are Afghanistan, Belarus and Mongolia, and 6 dialogue partners which are Azerbaijan, Armenia, Cambodia, Nepal, Turkey and Sri Lanka. There are 2 official languages of this organization which is Russian and Chinese, and 2 permanent bodies. One is SCO Secretariat in Beijing, which means the headquarters of SCO is in Beijing. And second is this RATS, and RATS is located in ताशकंद। ठीक है, रैट्स कहाँ पे है, ताशकंद में। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, स्टेटमेंट में हो सकता है, प्री में। ठीक है, तो आई होप एससीओ इज क्लियर एंड नाउ प्री में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। So SCO is the successor of Shanghai 5, which was a mutual security agreement signed in 1996 between China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan. Absolutely correct. The SCO charter was signed in 2002 and entered into force in 2003. This is also correct. And India became member of SCO in 2005. This is incorrect because India became member in the year 2017, not 2005. Okay? So 1 and 2 should be the correct answer because we have to identify the correct state. Alright? एंड द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे, इसमें कुछ भी डिटेल में डिस्कस करने वाला नहीं है। स्वीडन कल हमने पढ़ा था दैट फिनलैंड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है दैट फिनलैंड इज गोइंग टू बी द मेंबर ऑफ नेटो, एंड नाउ स्वीडन हैज फाइनली अनाउंस्ड कि अब एक न्यू एरा की बिगिनिंग हो रही है, एंड नाउ स्वीडन हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट दे आर गोइंग टू बी द मेंबर ऑफ नेटो। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये हमने सारी चीजें कल पढ़ ली हैं ऑलरेडी, कल के आर्टिकल में, कि रशिया का क्या इस पे व्यू है और यूएसए का क्या व्यू है, सारी चीजें हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर ली हैं, तो आई विल नॉट रिपीट दैट। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे सेशन गाइस। आई होप ऑल द आर्टिकल्स एंड देयर पीएमआई एनालिसिस आर क्लियर। हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।